नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ फ्राइडे स्पेशल में। और अब बातचीत होगी बाज़ार पे। नई हाई पे बाज़ार है, नया शिखर उसने छुआ है और एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम, पूरा माहौल ऐसे लग रहा है कि बाज़ार में चारों तरफ से तेज़ी के लिए सारे चीज़ें इसके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। तो हमने ये तय किया है कि अब से हर शुक्रवार को हम आपके लिए मार्केट पे शो करेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर ये बात कहते रहते थे और उसमें वो सारी बड़ी घटनाएं जो उस हफ्ते में हुई हैं, जिनका इम्पैक्ट आगे तक होगा और आगे जो बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं उनको करेंगे। चर्चा बहुत फ्रीव्हीलिंग होगी, लेकिन टॉपिक्स डिसाइड रहेंगे किस किस दायरे में हम लोग बात करेंगे, तो जिससे कि आपको ज़्यादा टेक अवेज मिल सकें। तो आज हम जो है कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे, जो जिनके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हैं, और अगले हफ्ते भी कई ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनका मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। तो पहले मेहमानों से परिचय, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किन किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं सुनील सुब्रमण्यम सर, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ है और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और बड़े कठिन सवाल भी मैं इनसे पूछता हूँ, लेकिन हंसते हुए ये जवाब देते हैं। मनीष डांगी हमारे साथ हैं, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइज़र। तो चूँकि इकोनॉमिक पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो इंडिया का हो, तो उससे जुड़े भी बहुत सारे सवाल हमें सॉल्व करने हैं। अजय पांडे हमारे साथ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं आईटीआई अल्टरनेट फंड के, जो एक फ़ंड चलाते हैं और मिड कैप के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो और ये रैली अभी शुरू हुई है, तो उस पर ही बातचीत होगी। साथ ही गुरमीत चड्ढा, जो कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो वो पहला टॉपिक तो ये होगा कि मार्केट न्यू हाई पे खड़ा हुआ है, नई हाई पे है, तो इससे आगे का रास्ता क्या बिल्कुल केक वॉक है या थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो क्या अर्निंग्स जो अब शुरू होगी जनवरी से, उससे कुछ क्यूज़ लेने हैं हमें। क्रूड बड़ा वॉलेटाइल दिख रहा है, उससे क्यूज़ लेने हैं। अभी जीडीपी का आंकड़ा आया है, उसके अंदर क्या चीज़ें खास देखनी चाहिए हमें, उस पर बात करनी, उसको देखेंगे। इसके अलावा फेड की बैठक है और आरबीआई की बैठक है, तो रेट इंटरेस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक ब्रॉड पिक्चर पे इसको समझेंगे। दूसरा होगा कि कुछ सेक्टर्स जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया है और आगे भी ऐसी संभावना है कि वो आउट परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक एकदम आउट ऑफ द ब्लू एफएमसीजी में बड़ी तेज़ी बनी है। मिड कैप की रैली अभी शुरू हुई है, सिर्फ अभी भी वो अंडर परफॉर्मर है मिड कैप अगर आप देखें तो। और ऑयल एंड गैस में बहुत तेज़ी बनी है, अलग अलग रीजन से। किरीट पाई साहब की रिपोर्ट भी सबमिट की गई और साथ ही आरआईएल ने इसको लीड किया इस रैली को, तो उस पर बातचीत होगी। तीसरी चीज़, 3 नए स्टॉक जो पिछले 1 साल में लिस्ट हुए थे, उनमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया है और बहुत गिरावट के बाद भी एग्जिट लिया है। तो क्या अब ये अट्रैक्टिव है या अभी भी इनसे दूर रहना है, जो भी राय बनेगी इस पर बातचीत होगी। और चौथा लास्ट में जाते जाते, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, चुनावों के परिणाम आने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, उनका क्या असर होगा नहीं होगा, कैसे बाजार उनको लेगा, उस पर भी बातचीत होगी। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सुनील सर, नए हाई पे हम लोग खड़े हैं, अभी भी आप बाइंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, चॉइस ही नहीं है, क्योंकि बात ऐसी है, देखिए ना, ये मार्केट की हाईज और लोज दो दिग्गज जो सेगमेंट है वो ड्राइव कर रहे हैं। एक है एफआईआई, जिनका 40% ओनरशिप ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इंडिया में। दूसरा है म्यूचुअल फंड, वो जो 15% का हिस्सेदार है। तो कुल मिला के दोनों 55 से 60% मार्केट को हिलाते हैं। और क्या है कि ये दोनों एक इकोनॉमिक व्यू लेके अपना डिसीजन लेते हैं। बाकी जो रिटेल प्लेयर्स है या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कर रहे थे। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के सिचुएशन में देखना है तो एक ही चीज उसको ड्राइव करती है। हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी तो कायम है, मगर ऑयल की दाम ये बहुत महत्वपूर्ण है एक एफआईआई को इंडिया में पैसा लाने में। तो अक्टूबर 21 में जब ऑयल 60 से 125 तक चढ़ गया था, अगले 9 महीने में करीबन आपको 2.5 लाख करोड़ का सेलिंग दिखा एफआईआई से। अब ऑयल की दाम वापस गिर रही है तो वापसी दिख रही है, 80,000 करोड़ ही वापस आया है। और 1.25 लाख करोड़ इंडियन मार्केट का पैसा, हमारा हक अभी वापस नहीं आया है, क्योंकि ऑयल में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक क्लैरिटी नहीं है क्या गिरने वाली है। रिसेशन की बात हो रही है मगर, और प्राइस कैप की बात हो रही है, मगर जो ओपेक है वो
सप्लाई कट करके दाम को गिरने नहीं दे रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी विंटर का जमाना है एडवांस देशों में, यूरोप और यूएस में ठंड की वक्त है, तो यहाँ पे ऑयल का डिमांड ज्यादा होता है। तो फरवरी मार्च तक जब ये विंटर न चले जाए, आपको एफआईआई फ्लोज की जो वापसी है वो क्लैरिटी से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। मगर जैसे ही ऑयल टूटता है, जो मेरे मन में फरवरी मार्च में गया, तो भयंकर पैसा आएगा, तो उससे पहले हमारी खरीदारी करनी है। दूसरी बात है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आपने देखा हर महीने एसआईपी पे बढ़ रहा है। और म्यूचुअल फंड इंडिया में खास बात यह है कि 10% से ज्यादा, 10 भी बहुत ज्यादा है, 5 से 6% ही कैश रख सकते हैं। तो अगर निवेशक ने पैसा दिया तो उनको खरीदारी करना ही एक उनके पास चॉइस है, बाकी कोई चॉइस नहीं है। तो वो खरीदते जाएंगे, मगर क्या है, उनका ब्रॉड बेस होता है, लार्ज मिड और स्मॉल सबको इवेलुएट करते हैं। फिर एफआईएस का टॉप 100 या मैक्स 150 स्टॉक्स में होता है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एफआईएस की वापसी में म्यूचुअल फंड्स अपना लार्ज कैप जो वैल्यूएशन में बढ़ गए उसको बेचेंगे और उसको मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे। तो मेरे लिए एक ब्रॉड बेस मार्केट की रैली अभी बाकी है, और मैं कहूंगा कि अभी खरीदारी का वक्त। जो अभी सर 2-3 लाख करोड़ जो आपका हक अभी बाकी है वो इत्थे रखा जाएगा जब, तो वो आप कह रहे हैं कि मिड कैप में आएगा? मिड कैप में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्टॉक्स एफआईएस को बेचकर उस पैसे को डाइवर्ट करेंगे मिड कैप में। और आपको पता है ना, लिक्विडिटी का तो 4:1 फैक्टर है, यानी 1/4 ऑफ द पैसा भी मिड कैप में आया, स्मॉल कैप में आया, तो प्राइस 4 गुना बढ़ सकती है जितना कि लार्ज कैप में वो पैसा जाने से, क्योंकि फ्री फ्लोट इतना कम होता है मिड एंड स्मॉल कैप में। तो छोटा बहुत एक डाइवर्शन हो गया लार्ज से मिड को पैसा, तो समझिए कि मिड कैप की तो वैल्यूएशन एकदम जबरदस्त बढ़नी है। तो यानी बड़े वाले निवेशक आएंगे, वो बड़े वाले खरीदेंगे, आप लोग बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे और आप मिड कैप में लगाएंगे। इस तरीके से ये चक्र चलेगा और मिड कैप की एक बड़ी रैली बनेगी, ऐसा सुनील सर मान रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दो बातें उन्होंने कही कि क्रूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और फेड भाई पावेल साहब भी तो बीच बीच में अपना कंट्रोल या अपना वर्चस्व बीच बीच में दिखाते रहते हैं। मनीष जी, इस पूरी पिक्चर में जो इकोनॉमिक फैक्टर की चर्चा अभी सुनील जी कर रहे थे, कोई ऐसा फैक्टर आपको लगता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्रूड हो या हम फेड की चिंता करें या आरबीआई की चिंता करें, वो भी पॉलिसी लेके आने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस जंक्चर पे? तो नीरज, साल से जो कंस्ट्रेंट्स थे इंडियन इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल कंडीशंस और क्रूड को चलते, तो फाइनेंशियल कंडीशंस का जो पीक स्ट्रेस है, अपना पहले भी कई बार बात हुआ है, वो एक्चुअली करीबन वो पीछे है मोस्ट प्रॉब्ली। अब उसका मतलब ये नहीं है कि फेड का रिफ्लेक्स विल बी टू एक्चुअली कट रेट्स अगर वहां की इकोनॉमी वीक होती है, तो वहां थोड़ा सा अंतर है। तो उसकी वजह से शायद इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन यहीं के आसपास में सेटल होंगी। इसीलिए वहां का 2 साल का यूएस ट्रेजरी अभी भी 4.25-4.5 के बीच में ही रेंज कर रहा है। दूसरी रही बात क्रूड की, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस देश के लिए रहा है हमारे अभी फिलहाल। एक्चुअली जो मैक्रो सेटअप है, ग्लोबल इकोनॉमी काफी तेजी से स्लो हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली यूएस अगले साल 25-50 बेसिस पॉइंट से ही ग्रो करेगा, चाइना 3.5-4% पे, यूरोप रिसेशन में रहेगा, जापान मोस्टली ग्रो नहीं करेगा। तो जब 3/4 वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी बुरी सिचुएशन में है, उसके बावजूद भी क्रूड जो है वो 80-90 के बीच में ही है, तो वो अभी ये बताता है कि सप्लाई डायनेमिक जो क्रूड का है वो ऐसा है कि वो सप्लाई के ड्रिवन उसका मूवमेंट हो रहा है बनिस्बत डिमांड के। तो अब अगर 2023 मोस्ट प्रॉब्ली रेंज ही रहेगा, लेकिन जब भी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी आती है तो क्रूड यहाँ से ये बॉटम है शायद, और यहाँ से ऊपर ही रेंज ट्रेड करेगा। तो अब इसको कैसे समझें, थोड़ा सा स्टेप डाउन करके देखें तो, कि जो बहुत बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स थे इंडिया के लिए, टाइट फाइनेंशियल कंडीशन और हाई क्रूड, वो हमारे को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। तो जहां तक मार्केट का प्रश्न है अगले 6-12 महीनों में, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा नीरज कि एक्चुअली हमारा माइक्रो अब कैसा करता है। जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो एक्चुअली बरकरार रहती है नहीं रहती। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि एक्चुअली अर्निंग काफी तेजी से बढ़ी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो 2011 से 19 तक का जो माहौल था, जब सेल्स 5-7% से ग्रो करती थी और अर्निंग भी 6-7% से ही ग्रो करती थी, उतना खराब नहीं है, लेकिन एक काफी तेजी से डिसेलरेशन हो रहा है। आउटसाइड ऑफ बीएफएसआई को अगर देखेंगे
तो अर्निंग काफी डिसिलरेट कर रही है। तो अगला 6 से 12 महीने में जो सबसे बड़ा इंडिया के रिटर्न्स का जो पिवट होगा वो अर्निंग्स होगी, मैक्रो नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये एक और सवाल आपसे, ये जो जीडीपी के नंबर है कैसे लगे आपको? नीरज, जीडीपी देखिए 6.25 के आसपास में ग्रोथ, अगर आप उसको रन रेट बेसिस पे देखेंगे कि जो अगले 2 क्वार्टर में आपको दिखेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली 4.25-4.5% की ग्रोथ पे हम आ गए हैं। तो उसका मेजर रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में है वो काफी स्क्वीज हुआ है। काफी सारा जो हम कंज्यूम करते हैं आज, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारी इनकम नहीं है, वो बाहर की इनकम है। तो अगर बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 2 क्वार्टर का 3.5% के आसपास में रहा है, तो उसकी वजह से उसने जीडीपी को काफी स्क्वीज किया है। अगर ऑयल और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स काफी तेजी से नीचे नहीं गिरता है, तो वेरी लाइकली कि FY24 भी इंडिया का ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास में होगा। मेरा पहले व्यू था कि 5.5-6% के आसपास में हम कर पाएंगे। वेरी लाइकली हम 5-5.25% के आसपास ही रन रेट करेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स क्रूड बहुत तेजी से नीचे आ जाए। तो आपको लगता है क्रूड नीचे आएगा? अब तो कह तो रहे हैं कि प्राइस कैप कर देंगे, लेंगे नहीं, रशिया वाला ऑयल कहाँ जाएगा? फिर वो बेचारा मजबूरी में बेचना पड़ेगा उसको। तो हम तो 1/3 ऑयल ऑलरेडी रशिया से खरीद रहे हैं, और उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज हैं नीरज। हम आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं इस बारे में, बट इतना आसान नहीं है कि आप प्राइस कैप कर दो और उसकी वजह से आपका जो ये सब होने के बाद में भी देखिए ना, क्रूड का रिफ्लेक्स नहीं है वैसा जो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा इमेजिन कर रही थी। ओके, तो ये एक इशू है जो जिस पे हम लोग चर्चा करें। पांडे जी, आप बताइए, बाजार आपको महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, या आपको लग रहा है कि अब तो अभी तो खेल शुरू हुआ है? जैसा कि सुनील सर कह रहे हैं कि मिड कैप में तो अभी एक्चुअली नंबर्स भी दिखा रहे हैं, हम लोग ग्राफिक दिखा भी रहे हैं कि मिड कैप वाले तो अभी अंडर परफॉर्मर हैं। तो नीरज जी, जैसा आपने पूछा, इसमें मेरा ये व्यू है कि लास्ट 2 सालों में एफआईआईज ने काफी यहाँ माल बेचा है। और उसका एक और रीजन है कि एसजीएक्स जो ट्रेड होता था, जो सिंगापुर में ट्रेड होता था, वो इंडिया में शिफ्ट हुआ है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2022। तो कई सारी पोजीशंस जो इंडिया में एसजीएक्स निफ्टी पे थी, वो भी काफी स्क्वायर ऑफ हो रही हैं धीरे धीरे, और इंडिया में फ्रॉम 1 अगस्त ऑनवर्ड्स उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं। तो जो एसजीएक्स में इन्वेस्टर थे या एसजीएक्स में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट हुए हैं इंडिया में, और इंडिया के एसजीएक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो गिफ्ट सिटी में है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है इंडिया में, वो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। और जैसा कि सुनील जी ने बताया कि अभी तो रैली चालू हुई है, अभी एफआईआईज ने तो इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है। नॉर्मली वो टॉप 100 स्टॉक्स में या टॉप 150 स्टॉक्स में ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट होता है। लगभग उनका 80 to 90% इन्वेस्टमेंट उनका लार्ज कैप में होता है। तो एक बार जैसे ही मार्केट न्यू हाई के पास जाता है या थोड़ा सा तेजी दिखना चालू होती है, तब आपके स्मॉल कैप जो अंडर परफॉर्मर रहे हैं, जो मिड कैप अंडर परफॉर्मर रहा है, उसमें एक रैली आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम उसको ब्रॉड बेस्ड रैली जब बोलते हैं, तो उस समय पे ये डेफिनेशन होती है कि भाई सब कुछ चले, आपके हर तरह के सेक्टर चल रहे हो, हर तरह का आपका जो शेयर्स हैं, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, वो सब चले, तब हम उसको बोलते हैं कि ये ब्रॉड बेस्ड रैली आई है। तो अब जो मुझे लग रहा है इस समय पे कि ये समय आ गया है, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो एसजीएक्स निफ्टी की जो पोजिशनिंग है इंडिया में, जैसे जैसे शिफ्ट होती जाएगी, वैसे वैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। चाइना +1 का जो फिगर है वो इस तरह का है कि सबको मालूम है कि लास्ट 7-8 सालों में, अगर लास्ट कोविड से पहले की बात करें हम लोग, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में गया था। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वहां से धीरे धीरे शिफ्ट होकर के टुवर्ड्स इंडिया भी आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कैपिटल मार्केट। तो वो पैसा भी धीरे धीरे एफआईआईज अब धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले वो लार्ज कैप में डालेंगे, फिर धीरे धीरे वो ब्रॉड बेस्ड स्मॉल कैप और लार्ज कैप में आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी तेजी तो अभी रहेगी और काफी समय तक रहेगी। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जिनके बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े हैं, जहां पे हमारा बहुत अच्छा मतलब हमारी मोनोपोली है। अगर आप इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात करें तो इंडिया में 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में, और अगर आप मिलेनियल की बात करें तो 45 करोड़ मिलेनियल है इंडिया में। तो इंडिया में जो ग्रोथ फैक्टर है या जो जिस एज ग्रुप में लोग हैं, वहां पे लोगों के पास ऐसी सोच है कि हमें अब आगे बढ़ना है।
और अब लोग आप देखिए, अगर मैंने इससे पहले भी कई बार मतलब टीवी के माध्यम से ही सुना है कि अब लोग ना बाहर ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। पहले बच्चे बाहर पढ़ने जाने की कोशिश करते थे। अब ऐसा हो रहा है, इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं कि यहाँ पे ही पढ़ाई हो रही है और यहीं पे अच्छे-अच्छे उनको जॉब ऑफर्स आ रहे हैं। लाइक आईआईटी, आईआईएम से भी काफ़ी लोग इस तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया की इकोनॉमी धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और इसी का रीज़न है कि ये इन्वेस्टमेंट जो आप देख रहे हो एफआईआईज़ का धीरे-धीरे आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम अदर इमर्जिंग मार्केट्स और अदर कंट्रीज, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एफआईआईज़ का, ये ये काफ़ी सराहनीय है और मुझे लगता है ये चलता रहेगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक एटलीस्ट। ये हाँ, ये ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंडिया की स्टोरी के फेवर में जाते हैं। तो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने पूरी चर्चा रखी कि इतने हाइस पे हम मार्केट खड़े, मतलब दुनिया में बहुत कम या हो सकता है शायद कोई ही बाजार हो जिसने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया हो। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ सुनील जी, 28 सालों के दिसंबर महीने में केवल 7 बार ऐसा हुआ है कि भारत का बाजार गिरा है। 28 सालों के दिसंबर के महीने में हम लोग दिसंबर में प्रवेश कर गए हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। इससे पहले नवंबर में भी बड़ी खरीदारी होती है। तो ये मतलब ये डेटा में निकाल के लाया हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह के डेटा। तो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोग कह रहे हैं कि बहुत डर या चिंता की बात नहीं, क्योंकि फ्लो बना हुआ है, आएगा, बावजूद इसके कि निफ्टी 22.5 के मल्टीपल पे है इस वक्त। मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा रिस्क आपको इसलिए नहीं दिख रहा शायद क्योंकि नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं, यूएस में भी मॉडरेशन हो गया है, फेड वाले भी कह रहे हैं कि हाँ हम अपनी 50 बेसिस ही करेंगे। अब धीरे धीरे उनको भी चिंता हो रही है, उनके जो रिसेंट नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के वो भी कमज़ोर होके आए हैं। तो ये ग्लोबल सेटअप ऐसा बन गया जैसे हम लोग पुराने मतलब डेजावू हो गए ना, फिर वही कहानी 2019 वाली याद आ गई, सब कुछ नॉर्मल है, चलो इंडिया, वही हो रहा है क्या? कि क्या इसमें बात यह है ना कि वर्ल्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन देखे तो जर्मनी, इटली, स्पेन में 80% के लेवल्स पे है, अमेरिका में 60% के लेवल्स पे है, इंडिया में उसका आंकड़ा दिखता ही नहीं है। यानी जो भी स्लो डाउन हुआ, आज आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि 6.1% 2023 में इंडिया बढ़ेगी। समझे कि रिसेशन वर्ल्ड में और भी तेजी से आ जाता है तो ये 6 शायद 5.5 मनीष जी ने कहा ना, 5 5.5 तक भी जा सकती है। फिर भी रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाइना 4% पे रहेगी और बाकी के इमर्जिंग इकोनॉमीज 3.5 और एडवांस इकोनॉमीज का 1% ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। तो एक रिलेटिव बेसिस पे, क्योंकि $30 ट्रिलियन की लिक्विडिटी G4 कंट्रीज ने फैलाया है थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग। अभी थ्रेट था क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का, कुछ हुआ वो बेकार का थ्रेट निकला, और इंडिया में टोटल एफआई का जो बाइंग है वो है $600 बिलियन। यानी वर्ल्ड के लिक्विडिटी में 2% इंडिया को मिल रहा है इक्विटी मार्केट में, डेट को छोड़िए। तो ऐसी हालत में मेरे लिए क्या है कि मनी फाइंड्स इज बेस्ट लेवल, जैसे वाटर फाइंड्स इज लेफ्ट बेस्ट लेवल एक निवेशक को। और ये देखिए खास करके ये जो सेलिंग था उसका और एक कारण था डॉलर का स्ट्रेंथनिंग और रुपी का वीकनिंग। एक एफआई के लिए करेंसी उसके रिटर्न्स को बहुत मैटर करती है। तो उधर डॉलर का स्ट्रेंथनिंग था तो रुपी का वीकनिंग दिख रहा था, उनको नुकसान दिख रहा था, इसलिए उन्होंने झट से पैसा निकाला। अब डॉलर की करेक्शन हो रही है, एक रिसेशन आएगा तो डॉलर वीकन होगी, तो रुपी का उतना वीकनिंग नहीं होगा जितना पहले उम्मीद था। तो ऐसी हालत में एफआईएस के लिए इंडिया एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनती है, राइट। तो ऑयल की लो, एंड जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी भी सप्लाई कंट्रोल के कारण ऑयल उतना गिरेगा नहीं, शायद बढ़ेगा, बट मेरे लिए फरवरी मार्च एक की है क्योंकि ये विंटर का डिमांड के कारण ही ओपेक इतना एक टफ स्टांस ले पा रही है। अगर उधर, और पिछली बार देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ था, सिंपल बात, 100 मिलियन बैरल्स पर डे इज वर्ल्ड ऑयल डिमांड, जिसमें 70% नॉन ओपेक कंट्री सप्लाई करती है और बाकी 30 मिलियन बैरल जो ओपेक को करना है वो 26, 35 पे 25 पे रख के उसको प्राइस को कंट्रोल कर रही है। मगर प्रीवियस टाइम जब खाली 10% ऑयल डिमांड गिरा था 100 to 90 कोविड के टाइम में, तब ऑयल का दाम एकदम कट गया क्योंकि बिलो 23 मिलियन बैरल्स वो अपना सप्लाई कट नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत होगी। अच्छा सुनील सर, अभी भी वो 26 ही कर पा रहे हैं मैक्स टू मैक्स, एग्जैक्टली उससे ज्यादा वो कर भी नहीं पाएंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो मेरे लिए आज के बाद जरूर मैं ऑयल में गिरावट देखता हूं, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू हूं मनीष जी। नहीं बिल्कुल सर, ऑयल बहुत वोलेटाइल है और अभी नेक्स्ट वीक हम लोगों को पूरी पिक्चर पता चलेगी कि वो प्राइस कैप और ओपेक की मीटिंग में क्या होता है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा।
गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ गए। गुरमीत भाई, ये बताइए कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट से सेट कर रहे हैं कि मार्केट खड़ा है न्यू हाई पे, है ना, 22.5-23 के मल्टीपल पी दे रहे हैं हम लोग निफ्टी को। अमेरिका नरम पड़ रहा है, भारत में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ के ऑप्शंस दिख रहे हैं, मार्केट हमारा हाइप चल रहा है, एफआई का फ्लोज बढ़ गया है, बहुत पैसा आ चुका है और आने की कतार में खड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल ये कि आप इस लेवल पे भी बाइंग करेंगे या आपको थोड़ा डर लग रहा है? नीरज जी, मेरा ये मानना है कि ज्यादा हमने मैक्रो को जब भी ओवर एनालाइज किया है, पूरा रैली मिस ही किया है। पिछले एक साल में जितने मैक्रो खराब हो सकते थे हुए हैं। ऑयल $120 था, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, फेड रेट हाइक कर रहा था, डेफिसिट आपका बढ़ रहा था और मार्केट ने किया है। तो मेरा ये मानना है जब चीजें अच्छी होने लगती हैं तो प्राइस में आ जाती है। इनफैक्ट आपको जब चीजें ठीक हो जाए मैक्रो में, उस टाइम पे शायद ज्यादा वरी करना चाहिए, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी है तो ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा, हालांकि हम रिकॉर्ड लेवल पे हैं, पर बहुत सारे पॉकेट्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक ट्रेंड जो मेरी बात हो रही है, मेरे जो कुछ मित्र हैं जो इंटरनेशनल फंड्स मैनेज करते हैं, मैं सिटी बैंक में रहा हूँ, मेरे काफी साथी हैं जो बहुत सारे हेज फंड में, एक इंडिया का कैटेगरी अलग से बन रहा है, एक अलग से एक हम इमर्जिंग मार्केट का जो एक पार्ट होते थे उसमें थोड़ा सा हमें हल्का सा प्रेफरेंस मिला है और ये ट्रेंड आगे जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मैग्नीफाई होगा। फ्लोज जो है थोड़े से मुझे लगता है अगले साल रिवर्स भी होने चाहिए। एफआईआई ने पिछले 18 महीने में $40-45 बिलियन बेचा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और आप देखिए सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट से आपने $40-50 बिलियन निकाला है। वी आर द सेकंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे आपको कैरिड अवे नहीं होना है कि बाजार नए हाई पे है। आप जहाँ पे अच्छा अर्निंग सपोर्ट है, जो सेक्टर्स अच्छा करेंगे उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा स्टैगर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी डिप आएगा, जो मैं देख रहा हूँ, जो और आप देखिए इस टाइम पे आप HNI से बात करिए, फैमिली ऑफिस से बात करिए, सब लोगों के पास काफी ड्राई पाउडर है। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस साल के अपसाइड में। तो लिक्विडिटी अच्छी है सिस्टम में, वो डिप्स में मार्केट में आएगी। तो कोई भी अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है मेरे हिसाब से वो लेनी चाहिए। और अगले 2-3 साल अच्छे लग रहे हैं, बीच बीच में जरूर मार्केट आपको वॉलेटिलिटी देगा, जो कि होता है, हर वर्ष होता है। पिछली वीकेंड से बॉटम बन गया है। जी सॉरी, मिस कर गया मैं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ हम लोग सेफली कह सकते हैं कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। अब बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। नहीं, और नीरज जी पता नहीं है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग कैसे 21,050 निकालते हैं दिसंबर का टारगेट, कैसे 18,950 निकलता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। ये सेम जो ब्रोकरेज हाउस है, ये 14,000-15,000 निफ्टी बोल रहे थे, अभी वो सडनली 21,000 बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। अगर आपको बुलिश व्यू आ रहे हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, बेयरिश व्यू है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे हाथ में नहीं है, किसी को नहीं पता है मार्केट कहाँ जाएगा। पहले ये एडमिट करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि बाजार कहाँ जाएगा। दूसरा, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में इनपुट है, शेयर प्राइस आउटपुट है, इंडेक्स आउटपुट है। इनपुट हमारा है क्या हम अच्छी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, क्या उनका अर्निंग अच्छा बढ़ेगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग में रिवाइवल कह रहे हैं उनको मालूम है कैसे निकालते हैं ये। सुरेश जी कैसे निकालते हैं? आपने इशारा किया तो आप बता रहे हैं मुझे कैसे निकालते हैं सर ये 14,000, 21,000, 25,000? पता नहीं सर, कुछ तो मल्टीपल लेते हैं कि ईपीएस 814 पे 24 का मल्टीपल लगा के कुछ तो। सर मैं आप लोगों की बात से सहमत, मैं बहुत मजेदार बात बताऊं आपको। जैसे लोग कहते हैं कि एक साथ सारे एसेट क्लास नहीं चल सकते हैं, है ना। अब ये गोल्ड भी चलेगा, इक्विटी भी चलेगी, रियल एस्टेट भी चलेगा, सब एक साथ थोड़ी चलते हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस बनेगा। अगर गोल्ड इन्फ्लेशन का है जो दोनों एक साथ कैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन मैंने वो दौर अपने इस उम्र के करियर में देखे कि सब एक साथ चल रहे थे। मार्केट बहुत ही विचित्र डायनेमिक्स में चलता है। आप उसको जस्टिफाई करते रहिए, आप निकालते रहिए लेवल। सुनील जी आपको मालूम है क्या लेवल? आप इशारा कर रहे हैं, आपको मालूम है लग रहा है। नहीं, मैं एक बात गुरमीत कह रहे थे तो मेरे को भी याद आया कि हमने एक्सेस किया, क्योंकि मेरी भी सिंगापुर की एमसी है उधर। तो 55 एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर, इंटरनेशनल एफआई मैनेजर्स से पूछताछ किया और बिलीव इट और नॉट, वो इंडिया में अंडरवेट है आज।
तो ये अंडरवेट से न्यूट्रल आएगा तो समझिए मार्केट कहाँ जाएगा। अच्छा पांडे जी, नहीं पांडे नहीं, पहले मनीष जी के पास। मनीष जी, इस वाले सवाल को हम समेट रहे हैं। तो आपने कहा कि कुछ जगहों पे ये कंसर्न्स हैं, अभी मैक्रो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं, उसमें से एक बड़ा विलन क्रूड है, पता नहीं किधर वो कैसे मूव करेगा, कैसे वो जाएगा। इसके अलावा कोई आपको कंसर्न दिख रहा है कि आरबीआई की तरफ से बहुत रेट हाइक हो जाए या नरम पड़ जाए, वो ऐसा कोई चीज आपको नजर आ रही क्या? नीरज, नहीं, मतलब दो जो बेसिक रेसिस्टेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए एक्सटर्नल था, वो काफी एटलीस्ट 12-15 महीने का एक विंडो शायद मिलेगा जिसमें वो इजी है। जो इंटरनल्स हैं इकोनॉमी के, ग्रोथ को देख लें, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रन रेट थोड़ी फ्लटर कर रही है फिर से, तो आर वी गोइंग बैक टू 2019-20, 18-20 के अंदर जो 4.5-5% की ग्रोथ रन रेट हो गई थी, उस सेटअप में जा रहे हैं, या फिर 2011 से 19 का जो पीरियड था उसमें हम 6.5-7% पे ग्रो कर रहे हैं। तो एज ऑफ राइट नाउ, बिकॉज एक फ्लिप हो रहा है इकोनॉमी में और सारा डेटा जो है उसमें इतना ज्यादा बेस इफेक्ट है कि वेरी डिफिकल्ट टू डिसिफर। बट मोटा मोटी अगर ऑयल बहुत खराब नहीं रहता है, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ठाक रहती हैं, तो शायद देश अगला 5 साल के अंदर यू कैन इमेजिन कि 5-6% के आसपास में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस भाव की ऑयल इस लेवल के करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत बहुत कम चांस है कि हम 6-6.5 पाएंगे। तो ये प्योर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे है, लेकिन उसका मार्केट्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट्स जो रिस्पॉन्ड करेगा वो कॉर्पोरेट के रिफ्लेक्सेस पे, कि कॉर्पोरेट्स की अर्निंग पावर पे डिपेंड करेगा। तो वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो 21-22 के अंदर जो एक बड़ा मार्जिन लिफ्ट आया था इंडियन कॉर्पोरेट्स में बिकॉज ऑफ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, कमोडिटी का एक फिलिप आया था, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपांशन हुआ था लास्ट ईयर। जब इस वक्त हम बात कर रहे थे तो एबिटा मार्जिन 3000 कंपनियों का कुछ 17% के आसपास था, वो गिर के अब 11% हो गया है। तो क्या हम वापस से प्री कोविड रन रेट जो 12.5-13% की एबिटा मार्जिन थी हमारे 3-4 हजार करोड़ जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं उनके, वहां कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर जो हम 2010 के पीरियड में जब सब्सटेंशियली ज्यादा मार्जिन था वहां रहने वाले हैं। तो ये सब जो माइक्रो मैटर्स हैं, इंस्टेड ऑफ ए प्योर बिग पिक्चर एक्सटर्नल जो इश्यूज थे, उसकी जगह जो है माइक्रो मैटर्स हैं लोकल इकोनॉमी को लेकर के, लोकल कॉर्पोरेट्स की रन रेट की अर्निंग रन रेट्स और कैपेबिलिटी को लेकर के, दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि मार्केट का रुख क्या होता है। आरबीआई का जहां तक प्रश्न है, मोस्ट प्रॉब्ली 6.5 के आसपास में वो रेपो रेट को लेके जाएंगे। लेकिन एक प्योर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो शायद हम बाद में अच्छे से डिस्कस करें कि एक पिछला 3 महीनों में अब वो सेटअप आ गया है कि जब रिस्क प्रीमियम बॉन्ड के ऊपर इक्विटी का कम है, और उसकी वजह से अगर आप रीएलोकेट कर सकते हैं कैपिटल को, तो फिक्स्ड इनकम के अंदर जो आप आसानी से आज 7.5-8% पा सकते हैं बहुत बड़ी रिस्क लिए बिना, तो एक ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है वर्सेस माइंडलेसली रिस्क डायल करने एक बॉन्ड भी आया है सर, भारत ETF बॉन्ड, वो भी कह रहा है कि 7.5% के आसपास वो देगा और इंडेक्सेशन के बाद को क्लोज टू 7% का आएगा। तो चलिए, ये एक बिग पिक्चर हमने मार्केट की समझ ली, महंगा सस्ता क्या कहाँ कैसे फ्लो आएगा। अब आते हैं सेक्टर्स पे। पांडे जी, आपसे शुरू करते हैं। इस पूरी रैली में 2-3 सेक्टर जिन्होंने बहुत आउट ऑफ द ब्लू किया, जैसे बैंक्स तो पहले से चल रहे थे, छोटे बड़े प्राइवेट सरकारी सब चल रहे थे, लेकिन FMCG जो है जिसने लेट शुरू किया और बहुत बढ़िया रैली उसमें बनी। दूसरा सेक्टर था IT जो बिल्कुल लेगार्ड था, उसमें भी थोड़ी रैली बनी, अभी फुल फ्लेजेड नहीं आई लेकिन मिड कैप में ठीक ठाक रैली आ गई है, बड़े वाले में भी थोड़ी थोड़ी रैली आई है। तीसरा सेक्टर ऑयल एंड गैस था, इसमें एक मजबूती आई है स्टॉक्स में, आप देखें उसके पीछे शायद ये भी कारण है कि किरीट पारिक की एक रिपोर्ट आई, उससे सिटी गैस वालों को बड़ा फायदा हुआ, सरकार ने कुछ सब्सिडी दी तो उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थोड़ा थोड़ा चली, ONGC वगैरह भी थोड़ा थोड़ा चल गए। लीड किया इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, उसमें बड़ी रैली रिजल्ट के बाद जहां पे वो 2350 के आसपास था वो 2700 पे आके खड़ा हो गया, तो लीड किया उसने। और मिड कैप जो अभी चला नहीं है, तो इन सेक्टोरल चर्न में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, कहाँ नहीं बन रही हैं? अच्छा, इस साथ में डिस्क्लोजर आप देखिए, रिलायंस का मैंने नाम लिया तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस कंपनी की मालिक है जो चैनल आप देख रहे हैं, तो कोई भी फैसला लेने से पहले आप ये डिस्क्लोजर जरूर समझ लें। अजय जी, सेक्टोरल चर्निंग।
मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जैसे हम चालू करते हैं एक बार एफएमसीजी के साथ। तो एफएमसीजी का जो लास्ट 3 साल का रिटर्न है, वो लगभग 40% का रहा। तो अब मैं जब उसको अब आज की डेट में जब मैं देखता हूँ एफआईआईज़ का जब एकाएक इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है इंडिया में, और जो निफ्टी के बास्केट में जो आईटी का वेटेज है, वो आईटीसी में ही बहुत बड़ा है, लगभग 10% प्लस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां-जहां आईटीसी है, आपके हिंदुस्तान लीवर हैं, नेस्ले जैसी कंपनियां हैं, इनमें क्योंकि इनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है विज़-अ-विज़ अदर सेक्टरल, जो आपके जो आप जो बास्केट बनाते हो इन्वेस्टमेंट का, उसमें जो उनका इन्वेस्टमेंट रहा वो काफी कम रहा है या स्टेबल रहा है। और अब अगर एफआईआईज़ को पोजीशन बढ़ानी है तो वो उसी में बढ़ा सकते हैं जो कंपनियां बड़ी हों, लिक्विड हों और लार्ज नेम हों। तो जैसे कि आपने एफएमसीजी का नाम लिया है, या हम एक बात करें जैसे आईटी ने भी थोड़ा-सा नीचे से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है अभी रिसेंटली कुछ दिनों में। फिर आपने देखा ऑयल एंड गैस की बात की आपने, ये जो गैस एकाएक आपने देखा होगा क्रूड प्राइस जैसे नीचे आया है, उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क है। साथ में गवर्नमेंट ने कई बार इसमें जो विंडफॉल टैक्स पे 2 बार इन्होंने अपना रुख चेंज किया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बिकॉज़ ऑफ लिक्विडिटी हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करना है और सेक्टर में लिक्विडिटी भी हो। तो ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी लिक्विड है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड पेइंग उसमें डिविडेंड यील्ड है। तो लोगों का ये मानना है कि जो डिविडेंड अच्छी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, जैसे आपका एफएमसीजी भी उसमें आता है, उसमें आपका ये जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर आता है वो भी आता अजय अजय इसमें ये तो चूंकि बड़े वाले सेक्टर्स की मुझे लगता है, मिड कैप में कोई और थीम आपको दिखती है क्या? चूंकि मिड कैप की रैली जब हम बात करेंगे, अभी इसमें रैली आना बाकी है, सुनील सर भी कह रहे हैं बहुत बड़ी तेजी आएगी, तो आपके पास मैं आता हूँ तो आप सोचिए कि क्या एक थीम बन सकती है, कौन सी भी थीम हो सकती है कि जो मिड कैप में आपको लगता है यहाँ तेजी बनी? गुरमीत, मिड कैप की रैली बाकी है, कौन से सेक्टर, कौन से पॉकेट्स हो सकते हैं जहां लोगों को नजर रखनी चाहिए अगर ये रैली आनी है मिड कैप की तो? गुरमीत। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि 2-3 जो थीम्स जो दिख रहा है कि अच्छा करेगी, उसमें मुझे लगता है कि मिड कैप बैंक्स, मुझे लगता है थोड़ा सा री रेटिंग हो सकता है कुछ बैंक्स का, अगर कोई बड़ा क्रेडिट एक्सीडेंट ना हो, जो कि जैसे अगर आप देखेंगे सिटी यूनियन बैंक है, जैसे अच्छा बैंक है, 1.7-1.8 बुक वैल्यू पे है, बट थोड़ा एक्सपोजर है स्पाइसजेट में, करीबन 80-90 करोड़ का। आईडीएफसी फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे उन्होंने पिछले 3 साल में रिटेल बुक को 70% कर लिया है, जो लेगेसी बुक थी इंफ्रा बुक को उसको कम किया है। अगर आप देखेंगे उनकी जो लेगेसी डिपॉजिट्स हैं वो अब कासा से और बैंक डिपॉजिट से तो दोनों तरफ फायदा हो रहा है, जिससे आपको निम्स में और नेट इंटरेस्ट इनकम में फर्क दिखेगा। कुछ पीएसयू बैंक्स में मुझे लग रहा है बहुत, तो मुझे लगता है कि एक बैंक है जो जो थोड़े से जो आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए बहुत ज्यादा क्रेडिट क्वालिटी को, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है री रेटिंग हो सकता है थोड़ा सा। दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप लेवल 2 जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अक्रॉस मार्केट कैप्स हैं। तो जैसे हमारा एफटीए हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, चांसेस है यूके के साथ भी नए साल की शुरुआत में होगा। तो टेक्सटाइल्स बहुत बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिसमें मुझे लगता है कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो थोड़े इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं और जो कॉम्प्लेक्स गारमेंटिंग में है। जैसे आपका गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, जब से उन्होंने ब्लैकस्टोन ने एग्जिट किया है, नए सीईओ आए हैं, तो पिछले 3 साल में हमने अच्छा टर्न अराउंड देखा है। ये अच्छे लेबल्स के साथ काम करता है, जैसे H&M है, गैप है, यूएस में प्रिडोमिनेंटली यूएस है, बट जैसे जैसे मार्केट ओपन अप होगा अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। डिफेंस में कुछ एंसिलरीज में बहुत अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, कुछ मिड कैप नाम से जहाँ पे हमें काफी अच्छा ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन दोनों देखने को मिल रहा है। तो कुछ पॉकेट्स है, तो मेरे हिसाब से ये मार्केट थोड़ा नीरज जी ना स्टॉक पिकर मार्केट है। आप देखिए जैसे ऑटो है तो टीवीएस अच्छा कर रहा है क्योंकि उसने प्रीमियमाइजेशन किया है, iQube जो उनका ईवी प्लेटफॉर्म पे उस पर अच्छा कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड किया है। हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो में हमने उतना मूवमेंट नहीं देखा है। सिमिलरली आप 4 व्हीलर में देखेंगे तो एमएनएम ने थोड़ा सा मारुति और टाटा मोटर्स से बेटर किया है, क्योंकि तो बाजार मुझे लगता है अगर आप आईटी भी देखेंगे और आप फार्मा भी देखेंगे तो डिफरेंशिएशन कर रहा है बाजार। तो आपको यहाँ ये देखना है कि परफॉर्मेंस कहाँ पे बेटर है, बिजनेस परफॉर्मेंस कहाँ पे बेटर है, अर्निंग्स कहाँ पे बेटर है। हमारे हाथ में वही है, शेयर प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, करेक्ट। जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, अर्निंग अच्छा रहा है, बाजार उसको रिवॉर्ड।
नहीं, ये बिल्कुल पॉइंट है और हम तो इसीलिए मिड कैप की बात करें कि जो ऊपर के 200 स्टॉक है ना, 200-250 जिनके नाम सबको पता रहते हैं, मतलब छोटे मोटे सारे इन्वेस्टर को याद है कि ऊपर से 200 नाम उससे पूछ लो, सबको सुना है उसने। आज के शो में मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी दिलचस्पी उसमें है कि कोई बहुत छोटा सा एक पॉकेट है कि साहब होम इम्प्रूवमेंट में भी टाइल वाले या प्लाईवुड बनाने वाले या प्लास्टिक के पाइप बनाने वाले, ऐसे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो बड़ी हो सकती हैं। हम उस पर आज फोकस करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, साहब तुरंत वापस आते हैं। सुनील सर और बाकी लोगों से चर्चा होगी कि मिड कैप में किन पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटी और जो 3 स्टॉक्स जिन पे फंड्स ने एग्जिट लिया है वो क्या अट्रैक्टिव हो गए हैं गुरमीत के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है मार्केट पे और हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि न्यू हाइस पे मार्केट खड़ा है और आगे का रास्ता भी साफ दिख रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना हमारा काम है जिसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। सुनील सर, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी आपसे कि वो शुरू के 200-250 स्टॉक जिनके नाम सबको पता, मुझे उसमें इस शो में आज फिलहाल दिलचस्पी नहीं है। आज मेरी दिलचस्पी में वो सेक्टर्स बताइए, वो जगहें बताइए, वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। वो बहुत छोटा सा सेक्टर हो सकता है, उसमें केवल 3 कंपनियां काम कर रही हों, लेकिन बढ़िया हो सकती है। वो मिड कैप की होनी चाहिए, बताइए सर। तो मेरे लिए पहली बात यह है कि पिछले डिकेड और इस डिकेड में बड़ी फर्क है। इन्वेस्टमेंट साइकिल चलाने वाली है इंडियन जीडीपी को। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल की मेन कारण क्या है? एक गवर्नमेंट कैपेक्स, एक पीएलआई कैपेक्स, एक प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन कैपेक्स। अब वो आंकड़े निकाले इस साल के कि कहां पे कैपेक्स हो रही है, तो मेरे लिए 2 जगह बहुत साफ साफ दिखती है। एक है केमिकल इंडस्ट्री, जहां पे पीएलआई के कारण हम चाइना से यहाँ फैक्ट्रीज शुरू कर रहे हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री की फैक्ट्री के सेटअप करने में जो कैपिटल गुड्स सप्लायर्स हैं, एरेक्शन एंड कमीशनिंग सेक्टर, कमीशनिंग, वो मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनकी ऑर्डर बुक्स भयंकर एक्सपेंड करने वाली है। तो वो एक चीज है। सेकंड, ऑटो सेक्टर के अंदर अभी सभी का फोकस है ईवी पे, मगर ईवी का ट्रू मार्केट आने में वक्त लगेगा। मगर ईवी पे जो अभी कैपेक्स शुरू कर रहे हैं उसमें एक है ईवी की फैक्ट्री प्लांट सेटअप करने के लिए, दूसरी जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ जैसे नैनो का देखिए अभी ईवी वर्जन ला रहे हैं, तो उसके लिए जो भी जरूरत होगी। तीसरी बात है ईवी की चार्जिंग स्टेशंस, जो कि इंडिया फुल में अभी भी 2 व्हीलर और कार के लिए उतना नहीं है कि एक आउट स्टेशन ट्रिप पे ईवी को लेके जाए। तो मेरे लिए ये चार्जिंग स्टेशन का कैपेक्स बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। तो जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं वो एक सेगमेंट, तो ये मेरे लिए खास करके 2 सेगमेंट मेरे लिए दिख रहे हैं जो कि इसको सपोर्ट करेंगे। तीसरा है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ती है तो हैवी मूवमेंट ऑफ सीमेंट, स्टील, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसको मूवमेंट की जरूरत होती है आपको कमर्शियल व्हीकल्स। सो मेरे को कमर्शियल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चर और उस सप्लाई में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा डिमांड देख रहा हूं क्रॉस कंट्री मूवमेंट ऑफ फ्रेट इन दिस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उस रिलेटेड एरिया में। तो ये 3 पॉकेट्स मेरे लिए डिमांड ग्रोथ बहुत जबरदस्त दिखती है। सुनील सर, आपने जो पहला वाला बताया ना मुझे बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन आपने थोड़ा कठिन बताया। मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को पूछा, थोड़ा इजी करिए। आपने कहा केमिकल प्लांट लगाने के लिए जिन मशीनरी कैपिटल गुड्स की जरूरत होगी वो वाली कंपनियां, थोड़ा इसको और इजी करिए ना सर, ये वहां तक पहुंचाइए दरवाजे तक। उसके और इजी मैं रेगुलेटरली मैं नहीं कर सकता हूं। अब गुरमीत जी से पूछ लीजिए। गुरमीत जी, आपको समझ में आया तो हमारे दर्शकों को समझाइए। गुरमीत जी समझ में आया क्या, बताइए ना थोड़ा। मतलब कंपनी के नाम मत लीजिए, थोड़ा और करीब तक ले चलिए। नीरज जी समझ में आ गया मुझे, शायद नाम भी समझ में आ गया पर शायद बोल नहीं पाऊंगा। बट तो नीरज जी हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम पब्लिक मनी मैनेज करते हैं तो थोड़ा लिक्विडिटी देखना पड़ता है। तो हम हमारी सेगमेंट जो है 5 से 20 हजार करोड़ का होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो वो शायद 200, 250, 300 के बीच वाली कंपनीज होती हैं, 200 से 300, 350 वाली। तो एक तो जगह मैं अग्री करता हूँ सर से, केमिकल और जो केमिकल के एंसिलरीज हैं जो फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे, वो वहां पे वैल्यू है। डिफेंस एंसिलरीज बहुत सारी छोटी है जहाँ पे मुझे लगता है काफी स्कोप है। एक मुझे लगता है ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है मीडिया का, आप भी देखिए डिजिटली इवॉल्व हो रहे हैं हम, ये हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है फोन का और डिवाइसेस का वर्सेस लेट्स से बढ़ गया सर, चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है स्क्रीन टाइम के साथ साथ।
हाँ, जी तो एक कंपनी है एप्पल इंडिया जो कि एआई बेस्ड एडवर्टाइजमेंट करती है, जो पर क्लिक बेसिस करते हैं। जैसे हाँ। आपके सीएनबीसी के मनी कंट्रोल ऐप है जिसमें एड्स आती हैं, वो एप्पल इंडिया प्लेस करता है। तो ये पर क्लिक पर कन्वर्जन बेसिस पे काम करते हैं। करीबन 15 से 20 हजार करोड़ मार्केट कैप के बीच में है। बहुत अच्छी कंपनी है। 50% रेवेन्यू इंडिया के बाहर भी आता है। सिमिलरली मुझे एनर्जी में मुझे लगता है बहुत सारी जैसे इन्होंने केमिकल्स के लिए बोला, ऐसे जो एनर्जी लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ इथेनॉल में है, कुछ सोलार पैनल्स में है, कुछ अभी हमने हाइड्रोजन में देखा, काफी केपेक्स कर रहे हैं रिलायंस और अदानी। तो वहां पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनके उनके इकोसिस्टम में है, जो जिसमें वैल्यू दिखता है। और तीसरा आप देखिए, जो कार में जो आईटी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रही हैं ऑटोमोबाइल्स को, ओईएम्स को। एक कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, वो केस पे काम करती है, कनेक्टेड ऑटोमेटेड शेयर्ड इलेक्ट्रिक, जिसे हम बोलते हैं केस पे। उसका 100% रेवेन्यू वहां से आता है। अभी उन्होंने रेनॉल्ट को साइन किया, पीछे उन्होंने एक जर्मन कंपनी टेक्निका को एक्वायर किया। आप देखेंगे कार की जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो 15% से अगले 2 साल में 52-53% होने वाली। तो गुरमीत, कुछ मुझे ऐसा areas लगता हैं है जहाँ पे हम कि मुझे किसी दिन यहाँ आप लोगों के साथ एक सेक्टोरल सेमिनार करना पड़ेगा। अब इतनी गहरी गहरी बातें बता रहे हैं ना, मैं एक दिन यही बैठ के एक सेमिनार करूंगा आपके साथ 1 घंटे का किसी एक सेक्टर पे, तो और ज़्यादा समझ में आएगा हमारे। पांडे जी, आप सोच के रखिएगा। मैं ज़रा मनीष जी के पास। मनीष जी, आप इक्विटी पर डायरेक्टली तो पता नहीं है, मुझे नहीं आइडिया कि आप एक्सपोजर लेते नहीं लेते, लेकिन आइडिया आपको भी होता होगा कि जो इकोनॉमी की डायनेमिक्स चेंज हो रही है उसमें कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। मनीष जी। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी नीरज, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा कि आपके नज़रिए में भी तो बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप होंगे इकोनॉमी के, या सेक्टर्स होंगे, पॉकेट्स होंगे, जहां पे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं आगे। मैं उससे पहले एक मैंने छोटी सी बात कर दूं कि एक आम इन्वेस्टर के लिए अनलेस अगर आप वो ठीक से मार्केट ट्रैक भी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एक एक्सपर्ट डिप्रेशन में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, और हम फंड मैनेजर्स का ये काम है करना। लेकिन आम आदमी के लिए जब तक आप इन एग्रीगेट एक मेजर अर्निंग सरप्राइजेस नहीं आ रहे हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फर्म्स में, और मार्केट एक्सेसिवली चीप नहीं हो। चीप का मतलब हमारे देश में अगर लार्ज कैप को देखोगे तो 1 से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे, यानी कि 16-17 टाइम की अर्निंग्स के ऊपर अगर उसको चीप माना जाएगा। और मिड कैप बिकॉज उसकी वॉल्स 50% ज्यादा होती है लार्ज कैप से, तो इट हैज टू बी चीपर देन दैट। ये दोनों इनेबलिंग कंडीशन अगर हो तभी जाकर के आपको इंक्रीमेंटली मिड कैप डायल करना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करते हुए बताइए आप मुझे। सॉरी, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके बताइए कि कहाँ कुछ है कि नहीं है। नहीं तो मेरा नीरज यही बात है कि आज सारे जो सेक्टर्स हैं, कैपिटल इंटेंसिव हो गया, मेटल हो गया, सीमेंट, आरी, ये सारे जो काफी मिड कैप सेंट्रिक सेक्टर्स हैं बहुत सारे, और इवन ड्यूरेबल कमोडिटीज के अंदर वहां पे काफी अर्निंग सरप्राइजेस नेगेटिव आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एक ओनली सेक्टर जो कंप्लीटली लोकल है और वेरी लाइकली वहां पे अगला 3-4-5 साल जो है वो सेक्युलर ग्रोथ होने वाला है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। तो उसी सेक्टर के अंदर इफ एट ऑल यू वांट टू डायल रिस्क, दैट इज द ओनली सेक्टर फॉर मिड कैप, बिकॉज वो बहुत बड़ा रेगुलेटेड है, तो वहां पे बहुत बड़े नेगेटिव सरप्राइजेस अगले 3-4 साल तक नहीं आएंगे। तो दैट इज द ओनली सेक्टर आई थिंक यू शुड डायल फॉर एज अ सेक्टर लेवल, यू शुड डायल फॉर व्हाट यू कॉल मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बैंकिंग एंड फाइनेंस। पंडित जी, आपको कुछ अच्छा लगता है क्या मिड कैप में? हाँ जी, मुझे कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है और जो बिल्डिंग मटेरियल का सेगमेंट है वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्डिंग मटेरियल में बहुत कुछ है, सरिया, सीमेंट, बहुत सारी चीजें। क्या? हाँ बिल्कुल। तो सरिया, सीमेंट, आपका स्टील पाइप हो गया, आपका एमडीएफ वाली कंपनियां हो गई या प्लाई वाली कंपनियां हो गई। देखिए आप हर घर में इंटीरियर हो रहे हैं और कितने बड़े बजट बनते हैं, आप समझ जाइए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और लोग ये देख रहे हैं, और इंडिया में हम अभी भी बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में जो भी प्लेयर्स हैं, टाइल्स में हो या फिर प्लाई में हो या स्टील पाइप में हो, जो भी प्लेयर्स टॉप 2 टॉप 3 में हैं, उनके पास डिमांड की कोई कमी नहीं आने वाली नेक्स्ट 3 से 5 सालों में, ये मुझे लगता है। और ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले भी नहीं थे, बिकॉज क्या हुआ था, एक बार जब मेटल टूटा बीच में तो उनको फर्क पड़ा। एक बार जब क्रूड एकाएक ऊपर चला गया, फ्यूल प्राइसेस बढ़े तो उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े सबके, तो एकाएक वो काफी करेक्ट भी बीच में हुए। जब बीच में करेक्ट हुए तो काफी अच्छे चांसेस मिल रहे हैं या मिले हैं
पहले लार्ज कैप बढ़ेंगे, फिर स्मॉल, धीरे धीरे वो जो मिड कैप की रैली आएगी उनमें वो स्टॉक्स धीरे धीरे लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट है, ये थोड़ा सा लोगों को सरप्राइज अभी और भी करेगा, बिकॉज ये ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी को आप देख लीजिए, इनके ब्रांड्स बहुत ज्यादा लोग जानने लग गए हैं, लोग जानते हैं कि ये ब्रांड्स हैं और ये कंपनियां बड़ी हैं, और यहाँ पे अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। इवन एफआईएस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है इस सेगमेंट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात कही कि मिड कैप में कहाँ पे तेजी आ सकती है, किस बास्केट में तेजी आ सकती है, तो मेरा ये मानना है ये काफी करेक्ट भी हुए हैं अभी लास्ट 5-6 महीनों में। तो हो सकता है कि यहाँ पे काफी मुझे थोड़ा सा ऐसी सोच लग रही है कि वहां पे ज्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप घूमने निकले कहीं तो मतलब हालांकि काफ़ी पहले से चला, एकदम नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी देखिए सरिया, सीमेंट, लोहे की चादरें ब्रांड करके बेच रहे हैं लोग। आपने सोचा कभी सीमेंट आप खरीदने गए, आपने कहा नहीं मेरे को एसीसी वाली काली वाली सीमेंट ही चाहिए, लेकिन अब वो पोजीशनिंग हो गई है कि सीमेंट और सरिया भी आप ब्रांड के हिसाब से ले रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा चेंज है। तो जो अजय कह रहे हैं ना वो कि अब आप ब्रांडेड प्लेयर की तरफ जाते हैं, भले ही आपको एक प्लास्टिक का पाइप लेना सीपीसी का, सीपीसीवी वाला, लेकिन आप ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। अगला सवाल मेरा है कि पेटीएम, जोमेटो और पीबी फिनटेक में से कुछ इन्वेस्टर निकल गए हैं और इतनी गिरावट के बावजूद, सॉफ्ट बैंक या लाइट हाउस, तमाम तरीके, क्या अब ये अट्रैक्टिव हैं? गुरमीत, इन तीनों में कोई आपको अट्रैक्टिव लगता है? नीरज जी, मुझे मैंने कल पेटीएम का प्रेजेंटेशन देखा। देखिए, जो उन्होंने एक अच्छी चीज जो कल करी, एक तो उन्होंने पहली बार गाइडेंस दिया कि एबिटा पॉजिटिव होंगे सितंबर। दूसरा, उन्होंने डिस्क्लोजर में बताया कि उनका टेक रेट क्या है हर सेगमेंट। जैसे पेमेंट बिजनेस में उन्होंने बताया कि 7 से 9 पैसे का ब्लेंडेड जो है उनका स्प्रेड है, जिसमें यूपीआई में 4 पैसा है, वॉलेट्स वगैरह से वो 12-14 पैसा बनाते हैं। लोन सोर्सिंग में 2 से 3% का उन्होंने बताया उनका इनकम है। कलेक्शंस में आधा से 1% है। तो डिस्क्लोजर दिया पहली बार उन्होंने, रेवेन्यू वाइज, वर्टिकल वाइज, वो मुझे अच्छा लगा। पर मुझे लगता है नीरज जी, जैसे पीबी फिनटेक की बात करें, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने किया है, जो 2000 करोड़ किया, पिछले पूरे साल में सिर्फ 4000 करोड़ किया। मतलब एक क्वार्टर में 50% धंधा कर लिया लास्ट ईयर का। पैसा बाजार का भी डिसबर्समेंट बढ़ा है। मेरा ये मानना है नीरज जी, ये मार्केट ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और ये आगे थोड़ा और बढ़ेगा, जैसे मनीष जी ने भी बोला, आपको कुछ नहीं करने के 7.5-8% मिलेंगे आज अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं। तो जब तक बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता है, मेरे हिसाब से ये मार्केट एडवेंचरस होने का नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है। कुछ जगह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और शायद आपको बाउंस मिलेगा। जोमेटो में भी दिखा था 40 रुपए से 60 रुपए के आसपास। अगर आपको वहां रहना है जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है और जहाँ कैश फ्लो दिख रहा है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके काम करना है। आप 18,600 पे है, निफ्टी 22-23 के अर्निंग मल्टीपल पे है, और थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करेंगे तो इस बाजार में भी डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है, बशर्ते आपकी एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल। करेक्ट। सुनील सर, आप इन तीनों में से किसी की, अच्छा वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, मैं मनीष जी की बात से हमेशा सहमत होता हूं कि जब बिना कुछ किए 7.5%, 8% मिल सकता है तो क्यों मेहनत करें हम? अजगर करें चाकरी, पंछी करें न काम, दास कभी रखे गए सबके दाता राम। लेकिन हम थोड़ा काम करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं और 15% कमाना चाहते हैं। इन तीनों में कोई आपको लग रहा है, सुनील सर? तो पहले मैं मनीष जी का रिप्लाई दूंगा कि अगर आपके पास 3 या 5 साल का टाइम है, तो बिना कुछ मेहनत किए आप 11-12% इक्विटी मार्केट से कमा सकते हैं। वाह। तो मैं मेहनत करने के बाद आपकी 15% की सोच या 18% की सोच आ सकती है। तो क्या है कि आज एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर कर रहा है तो डेट म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टिव है, मगर इक्विटी टू डेट एलोकेशन अगर 3 साल का तो लॉक इन है डेट में, राइट। अगर 3 साल वेट करने के लिए तैयार है, मैं बताता हूं कि आप शेयर पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से ही आपको 11-12% मेरे ख्याल में इक्विटी मार्केट में बन सकता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ 10-11% में रहेगी और मार्केट उससे थोड़ी बेहतर देगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं छोड़ना चाहता था यहाँ पर कि आपने कहा बिना रिस्क के, राइट। रिस्क क्या होता है कि डेट मार्केट में भी रिस्क आता है ना, ऐसा नहीं कि रिस्क फ्री होता है क्रेडिट साइकिल बढ़ने पर, ठीक है, वो बात अलग है, वो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस रहेगा। मगर ये 3 स्टॉक के बारे में मैं स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक नहीं करना चाहूंगा। नहीं, मैंने नाम इसलिए लिया सुनील जी, क्योंकि इन तीनों में एक्शन था लास्ट वीक में।
इन जैसा कोई और भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि रिसेंट लिस्टिंग या न्यू एज स्टॉक या फिनटेक स्टॉक, बिल्कुल डिस्क्लोजर है कि ये तीनों स्टॉक पे कोई बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जी, तो ऐसी चीज है कि सोचिए कि सेलिंग क्यों होती है दिसंबर में। आपने दिसंबर का पहले भी चर्चा किया था कि एफआईएस के लिए ये बोनस का टाइम है। हेज फंड मैनेजर्स के लिए दिसंबर में जो कैश बुक करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसी से उनको बोनस पे आउट होता है। तो जहां पे भी उनको दिख रहा है कुछ, तो उसमें सेलिंग आती है जनरली दिसंबर में। वो एक बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि माहौल, जैसे गुरमीत ने बताया ना, माहौल ऐसा नहीं है कि आप एक फैंटास्टिक वैल्यूएशन में खरीदो। तो आज डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, ग्रोथ की विजिबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन फिनटेक्स की स्पेस में मेरे ख्याल में ओवरऑल इसमें अभी भी ग्रोथ का सही विजिबिलिटी नहीं है, उनकी डिस्क्लोजर्स फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जैसे गुरमीत ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि ये सेक्टर्स जनरल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए, और जहां पे ग्रोथ की विजिबिलिटी दिखती है, इंडस्ट्रियल्स, ऑप्शन अवेलेबल है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, उसी पे ध्यान दे। यहाँ पे जितनी भी गिरावट हो, गिरावट का कारण होता है कि कोई निकल रहा है कुछ कारण के। जब बुफे में सर तरह तरह के खाने लगे हुए हैं तो जरूरी है कि मैं इधर ही जाऊं? बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं भी जा सकते हैं हम। इसका दाल चावल खा के अपना पेट भर सकते हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अच्छी खिचड़ी इज द बेस्ट फूड सर, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, रिस्क भी नहीं रहता। दाल चावल से खुश रहिए, वही मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, कोई भी जिसका जो भी चाहे इसका जवाब दे सकता है। मैंने रखा था कि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये, कि जो चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं गुजरात और हिमाचल के, क्या इसका कोई असर मार्केट है, मार्केट इसको न्यूट्रल लेगा, कोई इम्पैक्ट? एनीबॉडी जो जवाब देना चाहे इसका। देखिए जी बोलिए रहेगा। हाँ बोलिए सुनील जी, संक्षेप में रखिएगा सर, छोटा सा। हाँ, इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जो आने वाला बजट है ना, हाँ, क्या वो कितनी देर तक पॉपुलिस्ट बजट होगा, ये इलेक्शन रिजल्ट का तय करेंगे। ये तय करेगा, क्योंकि अगले साल पॉपुलिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन 6 महीने के अंदर होगा। तो इसलिए ये लास्ट इलेक्शन है, बजट है, जहाँ पे वो कुछ इलेक्शन की तरफ कुछ कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट अच्छी नहीं आई तो शायद बजट की एक्सपेक्टेशंस में पॉपुलिज्म बढ़ने की एक रिस्क आएगी, तो मार्केट में थोड़ा उसके कारण थोड़ी अजय बहुत क्विकली रखिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ अजय बताइए, संक्षेप में रखिएगा। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो इलेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो 2 से 3 महीने रहता है। किसी भी समय पे जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो जो रूलिंग पार्टी हो उसके फेवर में हो चाहे ना हो, उसका इफेक्ट 2 से 3 महीने ही रहता है। अगर रूलिंग पार्टी जीत जाती है तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है, अगर नहीं जीतती है तो भी इसका इफेक्ट 2 से 3 महीने में एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि मार्केट ने बहुत ज्यादा इसमें बिहेवियर दिया हो। यस, अभी का जो मार्केट है वो बजट को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहता है, बिकॉज अब लोग इंडिया और इंडिया की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बजट इज द मेन फैक्टर रादर देन इलेक्शन। गुरमीत सर, मेरा मानना है कि 7 दिसंबर और 15 दिसंबर जब शक्तिकांता दास जी और पावल साहब बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर थोड़ा सा भी सॉफ्टनेस दिखता है तो बाजार उसको अप्रिशिएट करेगा। और बजट जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि कैपिटल गेन को लेके थोड़ा सा मार्केट में मरमर है, तो मेरा हमेशा ये मानना है द ओनली रिस्क टू इंडिया इज इंडिया। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी स्टेबल रहा, जो कि अभी तक सरकार ने अच्छा किया है, और मॉनेटरी पॉलिसी अब थोड़ा सा अगर इजी होती है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट है लॉन्ग रन में। इलेक्शन रिजल्ट 1-2 दिन से ज्यादा का इम्पैक्ट नहीं करता है। करेक्ट। तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में हो सकते थे करंट वीक और नेक्स्ट वीक में, वो इलेक्शन हो, फेड हो, शक्तिकांता जी हो, या और भी कोई रीजंस हो, क्रूड हो, ओपेक वाले हो, शेख साहब हो, सब हमने डिस्कस किए हैं। और मिड कैप जो एक अंडर परफॉर्मर है इस हाई के बावजूद, उसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, ये हमने कोशिश की। तो ये हर फ्राइडे की हम ऐसी ही कोशिश करेंगे कि आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे मार्केट में जो भी उस समय के करंट टॉपिक्स होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एंजॉय द वीकेंड सर।